अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। जो हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 20 पे, और आज हम लोग चैप्टर नंबर 20 का स्टडी करेंगे, लेक्चर नंबर 6। और आज का बच्चों हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये बच्चों एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव और एक शॉर्ट टॉपिक है, जिसमें एक्चुअली हमने हाइड्रोजन एटम कि डिफरेंट जो एमिशंस हैं या उसमें जो डिफरेंट एनर्जी पॉसिबल एनर्जी एमिशंस हो सकते हैं, उसको हमने स्टडी करना है और ये देखना है कि वो जो हाइड्रोजन के एनर्जी एमिशन हैं वो किस एनर्जी रेंज में लाई करते हैं। अल्ट्रा वायलेट एनर्जी स्पेक्ट्रम में, विजिबल में या इंफ्रारेड में लाई करते हैं। तो किस तरह से जो एनर्जी ट्रांजिशंस होंगी, किस तरह से पॉसिबल एनर्जी, कौन कौन सी पॉसिबल एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पॉसिबल एनर्जी ट्रांजिशंस होंगी, और किस तरह से हाइड्रोजन का एमिशन होगा और उसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो किस तरह का होगा, आज के इस लेक्चर में हम लोग यही स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के हवाले से एक अच्छा टॉपिक है। इसको आप लोग एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करें। और बच्चों इस लेक्चर को अटेंड करते हुए आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक, की बुक या कोई ऐसे पेजेस हों जिस पर आप इस लेक्चर के की पॉइंट्स को नोट कर सकें। ऑलराइट बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। राइट, अब जो एमिशन स्पेक्ट्रम है दैट मीन्स के एनर्जीज जो हैं वो इमिट होंगी, और वो एनर्जीज जो हैं वो किस स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की किस रेंज में आएंगी, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। ऑलराइट बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसको एक मैथमेटिकल मॉडल से। मैथमेटिकल काम करते हैं छोटा सा, और उसके बाद फिर उसके रिजल्ट पे हम लोग बात को कंटिन्यू रखेंगे। फर्स्ट करें बच्चों, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस और उसकी एक पॉसिबल एनर्जी स्टेट या उसका एक ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, फर्ज करें कि हाइड्रोजन जो है वो किसी एक एनर्जी स्टेट से किसी दूसरी एनर्जी स्टेट में जाता है, और लेट्स से जो कि ये हाइड्रोजन की एक एनर्जी स्टेट n है, या लेट्स से कि ये किसी हाइड्रोजन की एक एनर्जी स्टेट p है और ये उसकी कोई एनर्जी स्टेट n है। ठीक, हाइड्रोजन की डिफरेंट पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स होती हैं, तो उसमें हमने नाम रख लिया कि एक एनर्जी स्टेट n है और दूसरी एनर्जी स्टेट p है। तो हम लोग ये जानते हैं कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, ये हम लोगों ने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, दैट इज ई एन, एंड दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ई नॉट अपॉन एन स्क्वायर। ये बच्चों एक एक्सप्रेशन है जिसको हमने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में स्टडी किया। तो इसमें जो ये है कि इस एक्सप्रेशन की मदद से हम लोग किसी भी ऑर्बिट या किसी भी पॉसिबल एनर्जी स्टेट की जो एनर्जी है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमने मैंने एनर्जी स्टेट P ली है और एक एनर्जी स्टेट N ली है, तो मैं ये लिखता हूँ कि फॉर nth एनर्जी स्टेट वी कैन राइट द सेम वे, यानी ई एन जो है दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ई नॉट अपॉन एन स्क्वायर। और मैं लिख लेता हूँ फॉर pth एनर्जी स्टेट, कोई और एनर्जी स्टेट है पॉसिबल एनर्जी स्टेट जिसमें जो कि हो सकती है इस हाइड्रोजन एटम की, उसका नाम जो है लेट्स से जो मैंने P रखा है, तो उस स्टेट में जो एनर्जी होगी EP दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ई नॉट अपॉन पी स्क्वायर। उसमें हम इसी एक्सप्रेशन में n की जगह उसकी पॉसिबल एनर्जी स्टेट का नंबर यहाँ पे लगा देंगे। राइट, अब जो लेट्स से कि एक ट्रांजिशन हुई जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो nth एनर्जी स्टेट में था, और फिर वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन pth एनर्जी स्टेट में आया। तो चूँकि ये ट्रांजिशन हुई है एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, या एक ट्रांजिशन हुई है जिसके नतीजे में एनर्जी का एमिशन होगा, यानी इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस ऑफ एनर्जी विल बी एमिटेड। फॉर एग्जांपल बच्चों, इसमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो कि फर्स्ट होती है एनर्जी स्टेट, और जो सेकंड एनर्जी स्टेट है दैट इज़ नेगेटिव 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से बच्चों 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है ये इमिट होगी। अगर ये ट्रांजिशन हुई है
3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेवल्स के बीच में, तो इट मीन्स कि यहाँ से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इमिट हुई है। तो ये तो स्पेसिफिक नंबर्स हैं, हम जनरल यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो लेट्स से जो यहाँ पे जो E है दैट इज़ एनर्जी इमिटेड व्हेन द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम nth टू pth ऑर्बिट। तो हम लिख सकते हैं E जो है द एनर्जी इमिटेड मस्ट बी इक्वल्स टू En माइनस EP विच इज़ एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट एंड दिस इज़ एनर्जी ऑफ pth ऑर्बिट। अब यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यूज़ लगाएं तो nth ऑर्बिट की जो एनर्जी है दैट इज़ नेगेटिव E0 अपॉन n स्क्वायर, और जो pth ऑर्बिट की एनर्जी है दैट इज़ नेगेटिव E0 अपॉन p स्क्वायर। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कंटिन्यू रखें हम लोग, तो नेगेटिव E0 अपॉन n स्क्वायर प्लस E0 ओवर p स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरह लिख लेते हैं कि ये जो E0 ओवर p स्क्वायर है इसको पॉजिटिव नंबर पहले लिखते हैं, और जो नेगेटिव है E0 ओवर n स्क्वायर इसको बाद में लिखते हैं। तो वी कैन राइट दिस वन एज E0 कॉमन, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर, राइट। अब जो ये जो एनर्जी इमिट हुई है दिस एनर्जी हैज़ इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी। So that E is equals to HF, energy of photon. So this is equals to E0 1 over p square minus 1 over n square. इस F की जगह हम लिख सकते हैं as we know that C equals to F lambda. So F will be equals to C by lambda. So इस expression से F की जगह हम लिख सकते हैं C by lambda and that is equals to E0 1 ओवर p स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। यहाँ से एच सी उधर चला जाएगा, तो वी कैन राइट 1 ओवर लैम्डा इक्वल्स E0 अपॉन एच सी इंटू 1 ओवर p स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। ये जो हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया जिसमें हम लोग एक तरफ हमारे पास वेवलेंथ है और दूसरी तरफ जो हमारे पास जो है ये एक और एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन में बच्चों ये जो हमने वैल्यू लिखी है E0 अपॉन एच सी, ये जो एक कांस्टेंट वैल्यू है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि E0 जो है ये जो होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, H प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 टाइम्स नेगेटिव 34 जूल सेकेंड, C जो है बच्चों दैट इज स्पीड ऑफ लाइट 3 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये जो सारे नंबर्स हैं, अगर जो हम इन सारे नंबर्स को कैलकुलेट करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट जो है वो बनेगा, और वो कांस्टेंट जो है दैट इज़ E0 अपॉन एच सी एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 1.0974 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 पर मीटर, राइट। ये जो नंबर है दैट नंबर इज़ कांस्टेंट। ये सारी वैल्यूज़ लगा के जब इसको सॉल्व करेंगे so that we will get this number. This number is called Rydberg constant. ठीक है, ये Rydberg ने काम किया था, तो Rydberg constant. So we denote this with RH and that is equals to 1.0974 times 10 raised to the power 7 per meter. ठीक है बच्चों, तो इस एक्सप्रेशन के मुताबिक ये जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है 1 ओवर लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू RH इंटू 1 ओवर p स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। ये जो हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है ये बहुत यूज़फुल एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन से हम लोग हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट बच्चों इसमें ये हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन है 1 ओवर लैम्डा इक्वल्स RH 1 ओवर p स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको जो है ना कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है 1 ओवर लैम्डा, सो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल RH विच इज़ रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 ओवर p स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। बच्चों इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हम किसी भी एमिशन को, जो एनर्जी एमिशन है उसको जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो इसमें हम एग्ज़ाम्पल लें, और एग्ज़ाम्पल में जैसा कि आपको पता है P जो है दैट इज़ एक्चुअली
अ लोअर एनर्जी स्टेट और n जो है दैट इज सम हायर एनर्जी स्टेट। तो लेट वी चूज p इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2। तो अगर कोई हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन होती है सेकेंड एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट में, तो हम यहाँ से उसका जो एक्सप्रेशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज़ 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो यहाँ से 1 ओवर लैम्डा जो है दैट इज़ इक्वल्स टू आर एच, दिस इज़ 1 माइनस 1/4। तो 1 ओवर जो आर एच है दैट इज़ कांस्टेंट नंबर 1.0974 टाइम्स 10 raised to the power 7 and this one becomes 3/4। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट समथिंग 1 ओवर लैम्डा 3 टाइम्स 1.0974 टाइम्स 10 raised to the power 7/4। तो यहाँ से जो 1 ओवर लैम्डा है तो लैम्डा की कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो वी गेट 4 ओवर 3 टाइम्स 1.0974 टाइम्स 10 raised to the power 7 समथिंग, और मीटर में इसका आंसर आएगा। तो इट मीन्स कि ये जो हम लैम्डा जो है ये लैम्डा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज़ दिस लैम्डा? दिस लैम्डा इज़ एक्चुअली द वेवलेंथ। द वेवलेंथ ऑफ what? The wavelength of energy, the wavelength corresponding to energy when an electron has made transition from second to first orbit, first energy level। फर्स्ट जो ये एक पहला एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है हाइड्रोजन एटम का, और दैट इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज़ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वट एवर जो भी एनर्जीज हैं इनकी हमने फाइंड की थी। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है फ्रॉम सेकंड एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल एंड इट इमिट्स एनर्जी, तो ये जो एनर्जी इमिट करेगा इस एनर्जी से कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो क्या हो सकती है? दैट वेवलेंथ इज़ एक्चुअली दिस वन। हम इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्रेशन है जिसमें हम किसी भी ट्रांजिशन के नंबर को अगर जानते हैं तो उस नंबर से हम लोग उस ट्रांजिशन में जो वेवलेंथ होगी वो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं जो उसके, एक तो ये है कि आप दो लेवल्स की जो एनर्जी है आपको पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट जो एनर्जी लेवल है वो -13.6 है, जो सेकंड एनर्जी लेवल है वो -3.4 है। आप इनका एनर्जी डिफरेंस फाइंड करें, ठीक है, और फिर उस एनर्जी डिफरेंस से आप लोग जो है वो वेवलेंथ, हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज़ 1 ओवर लैम्डा इक्वल्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एच सी, और यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी एच सी ओवर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से भी लैम्डा कैलकुलेट हो सकता है, बट ये एक्सप्रेशन जो है ये एक्सप्रेशन डिफरेंट है जिसमें हम लोग एनर्जी लेवल्स को, नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, या यहाँ पे जो हम लोग सेकंड एनर्जी लेवल या इनको थर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक बात हमने याद रखनी है कि n जो है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन p। तो n जो है वो p से बड़ा होना चाहिए। इफ़ p इज़ 1 n मस्ट बी 2 3 4 और समथिंग, इफ़ p इज़ 2 n मस्ट बी 3 4 और 5 समथिंग, बड़ा नंबर होना चाहिए। तो इस तरह हम डिफरेंट जो वेवलेंथ्स हैं ये डिफरेंट एनर्जीज़ जो हैं इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हम इसको यूँ भी ले सकते हैं कि अगर हम इसमें फिर हम डिफरेंट जो सीरीज़ हैं, लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़ और पैशन सीरीज़, उनकी जो वेवलेंथ्स हैं वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें जो देखें इस तरह है कि अगर हम इसी एक्सप्रेशन में अगर हम लोग लेट बच्चों इसमें हम p को 1 लेते हैं और n की जो वैल्यूज़ हैं 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 या सो ऑन, तो इसमें हम जितनी भी वेवलेंथ्स जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे। सो दैट ऑल वेवलेंथ्स लाइज इन लाइमन सीरीज़। तो सारी वेवलेंथ की जो सीरीज़ बनेंगी हमें पता है दैट इज़ लाइमन सीरीज़। और ये जो लाइमन सीरीज़ हैं ये सारी वेवलेंथ्स जो हैं ये जो बनेंगी अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में, राइट। जैसा हम स्टडी, हमारा टॉपिक का नाम है मिशन स्पेक्ट्रम। तो इफ़ वी चूज p इज इक्वल टू 1, सो n मस्ट बी 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। सो ऑल दीज वेवलेंथ्स लैम्डास, द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज वेवलेंथ्स मेक्स लाइमन सीरीज। वो सारी लाइमन सीरीज हैं जो भी वेवलेंथ की वैल्यूज आएंगी, तो दैट लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लेट्स से, so all that are Lyman series। और उसमें जो स्पेक्ट्रम है दैट इज़ अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम।
इस तरह बच्चों इस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग P2 ले लें और फिर n जो है दैट मस्ट बी 3 4 5 6 समथिंग, मतलब n की जो वैल्यू है वो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये बच्चों जितनी भी वेवलेंथ्स आएंगी इसी फार्मूले से, इसी एक्सप्रेशन से जब हम इसको कैलकुलेट करें, P को 2 ले लें, n को 3 लें, फिर सॉल्व करें, 4 लें, फिर सॉल्व करें, 5 लें, 6, इस तरह सॉल्व करें, तो हमारे पास ये बामर सीरीज़ बनेगी और तमाम वेवलेंथ की जो सीरीज़ हैं दैट इज़ बामर सीरीज़। और ये जो बच्चों सीरीज़ है बामर सीरीज़, ये बच्चों लाई करती है विजिबल रीजन में, राइट। सो दिस सीरीज़ लाइज इन विजिबल स्पेक्ट्रम। ये तमाम वेवलेंथ्स जो हैं P की वैल्यू 2 लेने से और N की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 लेने से जितनी भी वेवलेंथ्स बनेंगी दैट लाइज इन विजिबल स्पेक्ट्रम, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वेवलेंथ्स बनेगी सारी, राइट। इस तरह बच्चों इसी एक्सप्रेशन में अगर हम लोग P की वैल्यू 3 ले लेते हैं और N की वैल्यू 4 5 6 7 एंड सो ऑन ले लेते हैं, तो हमारे पास तीसरी जो है वो सीरीज़ बनती है दैट इज़ पैशन सीरीज़। सो दैट इज़ पैशन सीरीज़ ऑफ वेवलेंथ्स। ये तमाम सीरीज़ ऑफ वेवलेंथ्स जो आएंगी इसमें, P की वैल्यू 3 लगाएं, N की 4 से सॉल्व करें, P3 लगाएं, N 5 लगा के सॉल्व करें, P3 लगाएं, N 6 लगा के सॉल्व करें, जितनी भी लैम्डा की वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करेंगे ऑल दैट वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा विल लाइज इन पैशन सीरीज़। और ये जो लाई करेंगी इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में लाई करेंगी, मतलब इनमें जो भी वेवलेंथ्स आएंगी दैट वेवलेंथ्स आर विद इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इस तरह बच्चों नेक्स्ट जो है वो सारी इंफ्रारेड में ही होंगी। अगर हम P को 4 ले लें, N को हम 5 6 7 एंड सो ऑन लें, तो इस केस में जो ये होंगी हमारे पास ब्रैकेट सीरीज़, ठीक है। तो सारी वेवलेंथ्स जो है वो उसकी जो सीरीज़ बनेगी वेवलेंथ्स की दैट विल बी ब्रैकेट सीरीज़ और इंफ्रारेड रीजन ही होगा। इस तरफ जो अगर हम P को 5 ले लें और N को हम 6 7 8 9 सो ऑन ले लें, तो इसमें जो हमारे पास सीरीज़ ऑफ वेवलेंथ्स बनेंगी दैट विल बी फंड सीरीज़, राइट, और वो भी लाई करेंगी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में। तो इस तरफ जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम में ये जो इक्वेशन है ये हमें हेल्प करेगी हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम फाइंड करने में। और इस हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम जो होगा उसमें किसी भी ट्रांजिशन के नतीजे में किसी भी N से किसी भी P में जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो जो वेवलेंथ आएगी वो या अल्ट्रावायलेट में होगी या विजिबल में होगी या बच्चों वो इंफ्रारेड में होगी। अब उसमें डिफाइन करेंगे कि वो कौन सी सीरीज़ बनेगी या वो वेवलेंथ किस सीरीज़ में आएगी, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ P एंड वैल्यू ऑफ N। तो P की वैल्यू अगर 1 हो तो दैट मीन्स के दैट ऑलवेज लाइज इन Lyman series for P is equal to 2, so the wavelength lies in Balmer series. For P is equal to 3, the wavelength lies in Paschen series। और इस तरह फिर 4 एंड 5 के लिए ब्रैकेट और फंड सीरीज जो है इसमें आएंगी। तो ये कोई भी स्पेक्ट्रम जो है ये स्पेक्ट्रम है, राइट, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल या इंफ्रारेड आना, दैट इज़ एक्चुअली स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग किसी भी स्पेक्ट्रम की वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बच्चों एक और तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी है जिसमें एनर्जी लेवल डायग्राम हम बना सकते हैं। तो एनर्जी लेवल डायग्राम जो है उससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स से जो कि हमारे पास जो है ये मतलब एनर्जी हाइड्रोजन की बात करें हम, तो हाइड्रोजन की जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट करें बच्चों कि ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं हाइड्रोजन के, और जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हाइड्रोजन के डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं। और बच्चों फ़र्ज़ करें कि हाइड्रोजन की ये पहली एनर्जी स्टेट है विच इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह जो हाइड्रोजन की सेकंड एनर्जी स्टेट जो है दैट इज़ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं। इसमें जो थर्ड वन है दैट इज़ 1.51, दैट इज़ नेगेटिव 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरफ जो फोर्थ जो है दैट इज़ -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। सो दीज आर डिफरेंट पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स। इस तरह 0.85 से ऊपर जाएं तो
0.54, राइट। तो ये आ जाएगी नेगेटिव 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस तरह और आगे जाएं तो नेगेटिव 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और क्लोज जाएं, अब यहाँ पे जाके ये वैल्यूज़ क्लोज होना शुरू हो जाएंगी। सो दिस इज़ नेगेटिव 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड देन इट गोज़ टू ज़ीरो। तो अगर हम N1 लें या N2 लें, N3 लें, N4, N5, N6, N7 एंड N गोज़ टू इन्फिनिटी। तो ये जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं किसी हाइड्रोजन एटम की डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, लेक्चर नंबर 5 में हमने जो स्टडी किया था, उसके लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, जिस एक्सप्रेशन से हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो En जो है दैट इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव E0 ओवर n स्क्वायर। इसमें जो अगर हम E0 की वैल्यू लगा दें तो हमारे पास है एक्चुअली नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें जो अगर हम n को 1 लगा दें तो हमारे पास ये आ जाएगा विच इज़ नेगेटिव 13.6, n को 2 लगा दें 4, 13.6 को 4 से डिवाइड करें, सेकंड एनर्जी स्टेट आ जाएगी। n को 3 लगा दें तो ये थर्ड, फिर फोर्थ लगा दें तो जो ये वाला, n को 5 लगा दें तो ये आ जाएगा, 6 लगा दें तो ये 7 लगा दें, और इस तरफ जो अगर n को इन्फिनिट लगा दें तो वी गेट 0। तो ये जो है ये एनर्जी लेवल्स हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, और ये हाइड्रोजन के हैं। यानी हाइड्रोजन एटम जो है वो इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में हो सकता है, या हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर ट्रांजिशन करेगा, अगर ये जो कोई इलेक्ट्रॉन है किसी हाइड्रोजन एटम में, तो इस इलेक्ट्रॉन ये पॉसिबल जो एनर्जी स्टेट्स हैं इनको ऑक्यूपाई कर सकता है। डिपेंड करता है कि उस एटम को कितनी एनर्जी मिली है, उस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली है। तो अगर बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जो है ये 13.6 नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी स्टेट में है, और इसमें जो हम ऐड कर देते हैं, इसमें हम ऐड कर देंगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर 13.6 एनर्जी स्टेट से जंप करके चला जाएगा नेगेटिव 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में, दूसरी स्टेट में चला जाएगा। इस तरह बच्चों अगर हम दूसरी स्टेट जो है ना नेगेटिव 3.4, इस स्टेट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और उसमें हम लोग 2.89 एनर्जी ऐड कर देते हैं उसमें, तो वो थर्ड एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। इस तरह बच्चों इसमें फिर हम इनका जो डिफरेंस बनेगा 85 में 66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, अगर बच्चों इसमें ऐड कर दे 1.55 में, तो ये इसमें चला जाएगा, इस एनर्जी स्टेट में उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें फिर हमारे पास 49 और 55 66 तकरीबन इतनी बन जाएगी, जो भी इसमें बने नंबर। तो ये एनर्जीज़ बच्चों अगर इसमें ऐड करें, नेगेटिव 13.6 में इतना ऐड करें तो इस एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, इसमें इतनी एनर्जी ऐड करें 2.89, तो ये बच्चों इसमें इतनी ऐड कर दे तो इसमें चला जाएगा। फर्दर अगर बच्चों एनर्जी ऐड करें इसमें इनके डिफरेंस के इक्वल तो इसमें आ जाएगा, फिर इसके डिफरेंस के इक्वल एनर्जी ऐड करें तो वो इसमें चला जाएगा। ऐसे बच्चों इसमें ऐड करते जाएं। और अगर बच्चों इस स्टेट में नेगेटिव 13.6 स्टेट में ही अगर आप इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऐड करेंगे तो ये एकदम से जंप करके कहाँ चला जाएगा, इस ज़ीरो एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, और इसको हम आयोनाइजेशन भी कहते हैं। जब इसे ज़ीरो एनर्जी स्टेट में चला जाएगा तो ये एक्चुअली हमने इतनी एनर्जी दे दी कि जिससे ये एटम जो है वो आयोनाइज हो गया। तो ये याद रखिए, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन एटम के आयोनाइज होने में इसकी जो नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इतनी ही एनर्जी अगर हम इसको दें तो ये आयोनाइज होगा। अगर इससे कम एनर्जी देते हैं, इतनी एनर्जी थोड़ी एनर्जी देते हैं, तो फिर ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन एटम की डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होती हैं। अब दूसरी बात जो ये है कि जैसा अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखें इस एक्सप्रेशन के मुताबिक मैंने लिखा है कि व्हेन P इज़ 1 मीन्स द लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज़ 1, दिस वन, द लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज़ नेगेटिव 13.6, दिस वन, और n जो है दैट इज़ 2, 3, 4, 5। लेट्स से कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है ये जो इस सेकेंड एनर्जी स्टेट में है और यहाँ से सेकेंड एनर्जी स्टेट से कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है और ये आ जाता है फर्स्ट एनर्जी स्टेट में, या जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस थर्ड एनर्जी स्टेट से आ जाता है इस फर्स्ट एनर्जी स्टेट में, या जो कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी स्टेट से आ जाता है इस फर्स्ट एनर्जी स्टेट में, या अगर इस फिफ्थ एनर्जी स्टेट से आ जाता है इस फर्स्ट एनर्जी स्टेट में, तो ये एनर्जी डिफरेंसेस आप देखते हैं कि सेकंड एनर्जी स्टेट जो है दैट इज़ नेगेटिव 3.4, यहाँ से जो अगर इस स्टेट में आता है तो दैट इज़ फर्स्ट ट्रांजिशन,
उसके नतीजे में N2 है और P1 है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, P1 ले लें, N2 ले लें। तो ये ट्रांजिशन हुई है, यहाँ से जो इस ट्रांजिशन के नतीजे में एनर्जी इमिट होगी, राइट। जब कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो उसके नतीजे में जो एनर्जी इमिट होगी, राइट। इस तरह जब कोई थर्ड एनर्जी स्टेट -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आएगा इस फर्स्ट एनर्जी स्टेट में, तब भी एनर्जी इमिट करेगा। दैट एनर्जी विल बी डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस एनर्जी। तो किसी भी एनर्जी जो है वो जब इमिट करेगा तो उस एनर्जी से वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ E इज इक्वल टू hc/λ। तो लैम्डा जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू hc/E। तो एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वहाँ से लैम्डा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा -3.4 से -13.6 में, तो एनर्जी इमिट हुई, उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। तो -1.51 से जंप करके चला गया -13.6 में, तो एनर्जी इमिट होगी। -0.85 से चला गया -13.6 में, तो एनर्जी इमिट हुई। -0.54 से जा सकता है, -0.38 से जा सकता है, -0.28 से जा सकता है। तो इट मीन्स बच्चों देयर आर इन्फिनिट एनर्जी स्टेट्स फ्रॉम -13.6 टू 0। -13.6 से लेके 0 तक जो डिफरेंट ये जो वैल्यू है, ये जो रेंज है -13.6 से 0, इस रेंज के बीच में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन n। आप n की वैल्यू को बढ़ाते जाएं 1 2 3 4 5, तो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स इसमें बनती जाएंगी। तो बच्चों याद रखें कि ये जितनी भी वेवलेंथ्स बनेंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन है वो हो रही है, लेकिन वो ट्रांजिशन जो है उसमें अल्टीमेटली वो ट्रांजिशन जाके कंप्लीट हो रही है फर्स्ट एनर्जी स्टेट में। बेशक वो इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी स्टेट से आए, लेकिन उसकी जो फाइनल जो सेटल है स्टेट, सेटल स्टेट, वो फर्स्ट है। तो फर्स्ट एनर्जी स्टेट में आ रहा है, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से। तो ये कैलकुलेट करें आप लोग खुद, आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेटर लें और ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स को आप लोग कैलकुलेट करें और उनके एनर्जी डिफरेंसेस फाइंड करें। और बच्चों उन एनर्जी डिफरेंसेस की वेवलेंथ्स आप खुद फाइंड करें इसमें, ठीक है। फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं, E इज इक्वल टू hc/λ। तो यहाँ से जो लैम्डा है दैट इज इक्वल्स टू hc/E। तो इस एक्सप्रेशन से आप लोग कैलकुलेटर से E फाइंड करें। hc तो कांस्टेंट नंबर है, इसकी तो वैल्यू एक ही दफ़ा h और c को मल्टीप्लाई करके लिख दें, दैट इज कांस्टेंट। उसके बाद E जो है दैट इज एक्चुअली एनर्जी डिफरेंस। तो कैलकुलेट करें सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में, फिर कैलकुलेट उसकी वैल्यू यहाँ लगाएं, लैम्डा फाइंड करें, फिर कैलकुलेट करें E जो है थर्ड से फर्स्ट में, फिर E कैलकुलेट करें फोर्थ से फर्स्ट में, फिर फिफ्थ से फर्स्ट में, सिक्स से फर्स्ट में। इस तरह डिफरेंट जो एनर्जी लेवल्स है ये कैलकुलेट करें और उसमें लैम्डास कैलकुलेट करें। तो बच्चों जितनी भी लैम्डा की जो वैल्यूज़ बनेंगी, दैट वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा आर एक्चुअली कॉल्ड लाइमन सीरीज। तो ये जो पहला फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा और वो ट्रांजिशन होगी किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, उसको लाइमन सीरीज कहेंगे। और ये जितनी भी बच्चों वेवलेंथ्स होगी या जितनी भी ये एनर्जी इमिट होगी, ये आएगी अल्ट्रा वायलेट रीजन में, यानी कि ये सारी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होंगी, यानी अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ्स बनेंगी अल्ट्रा वायलेट रीजन की, और वही एनर्जीज होंगी। समझ आ गई बच्चों बात की। अच्छा, अब दूसरा अब आपके लिए समझना आसान है। दूसरे में बच्चों क्या है कि P2 है, मींस अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन करता है और वो जो ट्रांजिशन करता है वो उसका जो लोएस्ट ग्राउंड स्टेट है, दैट इज़ लोएस्ट एनर्जी स्टेट, वो 2 है, और कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है थर्ड से 2 में आ जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है वो फोर्थ से 2 में आ जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है वो फिफ्थ से सेकंड में आ जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके सिक्स स्टेट से 2 में आ जाता है, और इस तरह कोई 7 से ट्रांजिशन करके 2 में आ जाता है। तो ये जो कितनी सारी वेवलेंथ की सीरीज़ बनेगी। जब थर्ड से सेकंड में आएगा तो ये जो कितनी एनर्जी इमिट करेगा वो इन दोनों एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस होगा, -1.51 और 3.4 का एनर्जी डिफरेंस होगा। इस एनर्जी डिफरेंस से आप E फाइंड करें और बच्चों यहाँ E की वैल्यू रख के आप लैम्डा फाइंड करें कि कितनी वेवलेंथ वाली जो यहाँ से जो एनर्जी इमिट होगी उस एनर्जी की कितनी वेवलेंथ होगी। इस तरह जब फोर्थ से सेकंड में आएगा तो कितना एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों का, -0.85 और -3.4 का डिफरेंस फाइंड करें, यहाँ लगाएं, यहाँ से लैम्डा फाइंड करें। तो ये जो वेवलेंथ एनर्जी इमिट होगी उसकी वेवलेंथ। इस तरह बच्चों फिफ्थ से सेकंड में, सिक्स से सेकंड में, तो ये तमाम वेवलेंथ्स जो बनेगी ये बच्चों P2 की ये बनेगी बामर सीरीज़,
और ये तमाम वेवलेंथ्स और एनर्जीज लाई करेंगी विजिबल स्पेक्ट्रम में, यानी इन तमाम वेवलेंथ्स की जो वैल्यूज़ होंगी वो आप देखेंगे कि जो विजिबल रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू की जो वेवलेंथ्स हैं उन जितनी आएंगी। तो इसलिए इसको हम कहते हैं बामर सीरीज़, राइट। सो द सेकंड वन इज़ कॉल्ड बामर सीरीज़। तो ये बामर सीरीज़ जो है यहाँ पर बनेगी। इस तरफ जो नेक्स्ट चलें तो P3 अगर हम ले लें तो पैशन सीरीज़ बनेगी। तो P3 के लिए जो हमारे पास लोएस्ट स्टेट इज़ 3, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ स्टेट से थर्ड में आए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से 3 में आए, ट्रांजिशन करे 6 से 3 में आए, और बच्चों 7 से 3 में आए, या इस तरह 8 से 3 में आए, तो ये देखिए बच्चों कितनी सारी ये स्टेट्स बनेगी, एनर्जी डिफरेंसेस बनेंगे। 4 से 3 में आना, 5 से 3 में आना, 6 से 3 में आना, 7 से 3 में आना, ये बहुत सारी वेवलेंथ्स बनेंगी। कंटिन्यू रखें 8 से 3 में, 9 से 3 में, तो ये बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं। ये बच्चों जितनी भी वेवलेंथ्स बनेगी, इन वेवलेंथ्स को हम कहेंगे, इनसे मिलके बनती है पैशन सीरीज़। और ये जो पैशन सीरीज़ है इसमें बच्चों जितनी भी वेवलेंथ्स हैं वो सारी बनेगी इंफ्रा रेड रीजन में, ठीक है। इनकी वेवलेंथ्स और एनर्जीज जो हैं ये बच्चों आएंगी इंफ्रा रेड रीजन में। तो ये देखते जाएं इस तरह बच्चों। नेक्स्ट जो है, अगर इस डायग्राम को कंटिन्यू रखें तो P4 ले लें। इस फोर्थ स्टेट में 5th से 4 में, ठीक है ना, तो आप ये कह लें कि 5th से 4 में, इस तरह जो 6th से 4 में, फिर 7th से 4 में, तो ये बहुत सारी वेवलेंथ्स बनेंगी, दैट आर ब्रैकेट सीरीज। और फिर फाइनली जब 5 ले लेंगे हम, दैट विल बी फंड सीरीज। तो अगर बच्चों ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, तो आप देखें कि इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कितनी एनर्जीज और कितनी वेवलेंथ से जो इमिट हो सकती हैं। पहले तो आप ये देखें कि हाइड्रोजन की जो पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स हैं वो कितनी सारी हैं जो कि हो सकती हैं -13.6 से लेके 0 तक। इस -13.6 से 0 के बीच में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स बन सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन का जो एटम है वो मौजूद हो सकता है, और उसमें कितनी सारी पॉसिबल एनर्जी ट्रांजिशंस जो हैं वो हो सकती हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको आप काउंट करें, ये बेशुमार जो है ये ट्रांजिशंस हो सकती हैं, जिसके नतीजे में जो हाइड्रोजन से हमें मिलती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस मिलती हैं, हाइड्रोजन से ही हमें विजिबल, और हाइड्रोजन से ही हमें इंफ्रारेड रेडिएशंस या रेज जो हैं ये मिल सकती हैं। तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम जो है, दैट कंटेन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, दैट कंटेन्स विजिबल रेडिएशंस, दैट कंटेन्स इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो बहुत सारी रेडिएशंस इसमें मौजूद हैं। या आप काउंट करें, आप इसे काउंट नहीं कर सकेंगे, दैट आर इन्फिनिट ट्रांजिशंस, क्योंकि देर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स फ्रॉम -13.6 टू 0। ये आप इमेजिन करें, तो सो मैनी ट्रांजिशंस, ठीक है, कैलकुलेट करें, हर सीरीज़ के अंदर बेशुमार ट्रांजिशंस हैं। बामर लाइमन सीरीज़ में बेशुमार ट्रांजिशंस होंगी जिसमें n की कोई वैल्यू मतलब एंड नहीं होगी, n विल गो अप टू इन्फिनिटी, 2 3 4 5 गो टू इन्फिनिटी। तो इट मीन्स इन्फिनिट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स वी कैन फाइंड, लेकिन ये तमाम वेवलेंथ्स जो हैं दैट विल लाई विद इन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, ठीक है। इस तरह जो बामर सीरीज़ में n की वैल्यू 3 4 5 6 एंड देन इट गोज अप टू इन्फिनिटी, तो वी कैन कैलकुलेट इन्फिनिट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स दैट लाइज इन विजिबल स्पेक्ट्रम। बहुत क्लोज होती जाएंगी, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ना, ये वैल्यूज़ बहुत क्लोज होती जाएंगी। जैसे ये पहला गैप लार्ज है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है पहले दो ट्रांजिशंस में, दूसरी में ये गैप 2.89 का है, तीसरे में बच्चों ये कुछ 0 पॉइंट समथिंग, कैलकुलेटर से आप देख लें इतना बनेगा। और नेक्स्ट ये जो गैप्स हैं जो बहुत स्मॉल होते जा रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी लेवल्स बहुत करीब होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो हाइड्रोजन के इतने ज़्यादा पॉसिबल एनर्जी लेवल्स जो है ये बन सकते हैं। तो ये है बच्चों हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो जितनी वेवलेंथ्स यहाँ से इमिट होंगी, जितनी भी ये पॉसिबल ट्रांजिशंस मैंने आपके सामने बनाई हैं हर सीरीज़ में और अलग-अलग, ये जितनी भी पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं इनके नतीजे में बेशुमार वेवलेंथ्स होंगी। और मैं ये आपको एडवाइस करूँगा कि आप कुछ कैलकुलेटर लेके ज़रूर कैलकुलेट करें, ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं, ये एनर्जी लेवल्स याद कर लें। याद भी नहीं करने आपने, इस फार्मूले से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर n स्क्वायर वाले फार्मूले से आप इन एनर्जी लेवल्स को लिख सकते हैं। mesela n की जगह 1 लिखें तो यह आ जाएगा, 2 लिखें यह आ जाएगा, 3 यह आ जाएगा, 4 5 6 इस तरह कोई आप 2.8 लिख लें। फिर इसमें आप इसको एज ए फन जो है आप डिफरेंट एनर्जी डिफरेंसेस कैलकुलेट करें। ऐसे ही इमेजिन करें कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर -0.54 से इस स्टेट में आता है, यानी 5th से 3rd स्टेट में आता है, तो कितना एनर्जी डिफरेंस बनता है, और इस एनर्जी डिफरेंस से फिर कितनी वेवलेंथ बनेगी उसको कैलकुलेट करें, और फिर चेक करें कि वो जो वेवलेंथ है वो किस रीजन में आती है, ठीक है ना। तो वो अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, या इंफ्रारेड रीजन में आती है। तो एज ए फन आप लोग इसको बैठ के
जो है इसको कैलकुलेट करें डिफरेंट ट्रांजिशंस में से। ऐसे ही सपोज करें कि कोई इलेक्ट्रॉन इस स्टेट से इस स्टेट में आया है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली स्टेट से नेगेटिव 0.85 वाली स्टेट में आता है 7 से 4 में, तो उस केस में कितनी एनर्जी इमिट हुई, और उस एनर्जी से कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ बनेगी HC/E के फार्मूले से, वो वेवलेंथ कैलकुलेट करें और फिर देखें कि वो वेवलेंथ क्या बनती है। तो ये बच्चों हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम जो है, इससे ये आप कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, दैट्स ऑल। ये हमारा आज का लेक्चर था हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। आई होप आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ भी आएगी। तो इसके बारे में अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इसकी कितनी अच्छी समझ आई, या मज़ीद आप लोगों को इसमें कोई पॉइंट मज़ीद समझना है। ठीक है बच्चों, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इसको अच्छा अच्छा सा पढ़ते रहें, और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में, विच इज़ इनर शेल ट्रांजिशंस एंड एक्सरेज। ऑलराइट बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।